शहर कायद जो कभी रोशनियों का शहर हुआ करता था, मगर अब यहाँ अंधेर नगरी चौपट राज है। हर रोज यहाँ लाशें गिरती हैं, मातम होता है, मगर इंसाफ देने वाला कोई नहीं। और जब रियासती इदारों से सवाल किया जाए कि शहर कराची को दीमक की तरह कौन चाट रहा है, तो वही रिवायती सा जवाब, नामालूम अफराद। 2013 कराची के लिए एक खूनी साल साबित हुआ, मगर 2014 के पहले माह में ही आम शहरियों के साथ साथ पुलिस एहलकारों को भी चुन चुन कर मारा गया। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आम शहरी के घर से लेकर पुलिस एहलकारों के घर तक बिछी सफ़े मातम के मनाजिर प्रोग्राम आवाम के सामने में। जुदाई का गम क्या होता है, ये इस घर के मकीन ही जान सकते हैं। इस घर को ही देख लीजिए जिसके 2 बेटों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। वो बेटे जो बाप भी थे और शौहर भी। इस वक्त मैं इब्राहिम और रियाज जिनको कत्ल किया गया था गुज़श्ता रोज़, उनके अहले खाना के साथ मौजूद हूँ। इब्राहिम जो थे 37 साल के करीब उनकी उम्र बताई जाती थी। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, रियाज के भी छोटे छोटे बच्चे थे जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। उनके भाई, उनके वालिद भी मौजूद हैं। उनके अहले खाना से बात करेंगे कि इस सब के बाद उन पर क्या बीत रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसने मारा आपके भाइयों को आपके घर? एहतिशाम भाई, बस कल सुबह तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था। जो ट्रेडर्स का कारोबार है, मसलन होलसेल का, घर से निकले, सामने गली में ही अचानक फायरिंग हुई। मैं तो खैर अपने घर में था नहीं, दूसरे भतीजे मौके पे गए, वालिद साहब मौके पे गए, तो एक भाई बाहर पड़ा हुआ था, एक अंदर पड़ा हुआ था गाड़ी के अंदर। अब ये ज़ाहिरी तो डकैती लग रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे कि नहीं किलिंग है। लेकिन गाड़ी में पैसा था, भाई की 9mm थी, वो दोनों गायब है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एक बंदा उसमें इंजर्ड भी है। कितने पैसे थे अंदाज़ा? थे तकरीबन 30-35 लाख रुपए थे। 35 लाख? जी जी। वो लेके भागते? जी जी। अब ये कंफर्म नहीं, क्योंकि एक बंदा इंजर्ड होके मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए थे। तो एक जो था, बोले पीछे जो बंदा बैठा था उसके जो है कंधे से खून जा रहा था। मसलन हाँ, मुज़ाहमत किए भाइयों ने, तो उसमें तकरीबन एक को लगी है। अब पुलिस वाले उसको 2011 में भी ऐसे ही वाक़या हुआ था, उसमें तकरीबन मोहल्ले के लोगों ने डकैत आए थे और मोहल्ले के लोगों ने, हम सब ने मिल के तकरीबन 6 थे, उसमें 2 हलाक हुए थे। तो उसको पुलिस वाले वो रंग दे रहे, लेकिन मुझे वो नहीं लग रहा है। आपके भाई थे, वो इलाकाई ओहदेदार भी थे, काफ़ी असर रसूख था उनके इलाके में, काफ़ी मतलब मजहबी थे, नमाज परहेज़ी थे और लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। कहीं ये वजह तो नहीं कि कहीं उनके कुछ फ़ैसलों पर किसी को इख्तलाफ हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समाजी तो थे और हम सबका यही काम है। उसके अलावा कोई किसी सियासी पार्टी से ना कोई वो किसी से ताल्लुक़ ही नहीं था, अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। आपको वजन नज़र आता है इस बात? आता है, क्योंकि 2 दिन पहले एक बंदा रिहा होते, 2 दिन में वो प्लानिंग करते और फिर आते हैं। लाजमी है कि यहाँ के रेकी सुबह जब 8:30 बजे बाहर निकले तो रेकी हुई है, इलाके का कोई टच था। ये आप देख सकते हैं कि रियाज जिनको गुज़श्ता रोज़ मारा था अपने भाई के हमरा, उनका सबसे छोटा बेटा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किसी के लिए किसी को मार देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसके अहले खाना पर क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि अब इस बच्चे के ऊपर इसके बाप का साया नहीं है। अभी ये बिल्कुल छोटा सा है और किस तरह से ये परवान चढ़ेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा। यकीनन उसके चचा वगैरह हैं, लेकिन बाप का साया होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि बज़ाहिर कोई दुश्मनी नहीं थी, बज़ाहिर तो मुझे ये डकैती का रंग नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना उनके पैसे भी थे 30-35 लाख रुपए और 9mm भी मतलब उनकी गायब है। उसामा, ये बताओ बाबा ने आखिरी बात क्या की थी घर से जाने से? स्कूल छोड़ दिया। कुछ वो रास्ते में क्या बात हुई? गपशप। तो बाबा तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे या बहनों से? सबसे। हम इस दुकान पे बैठा हुआ था और उस उधर जा रहा था, इधर तो 1 मिनट नहीं हुआ, उधर बच्चे आ गए, बोला रियाज के ऊपर गोली चलाया किसी ने। तो जब जाता था, गया था उधर, वो गाड़ी में पड़ा हुए थे दोनों, मुझे किसी ने छोड़ा नहीं।
किसी भी नहीं छोड़ा कि भाई जितना भाई उस पैसा पड़ा था उसमें कुछ वो डाकू ने उठा दिया या उन लोगों ने उठा दिया, पता नहीं लगता है। इंसाफ की अपील आप किससे करेंगे? बस इंसाफ का अपील सिर्फ खुदा से करेगा और किसी से करेगा, अल्लाह के ऊपर हमने छोड़ दिया। कभी आपके बच्चों ने जिक्र किया था इब्राहिम और रियाज ने कि कोई धमकियां मिल रही हैं, कोई भत्ते का मामला? उसने हमको नहीं बताया, नहीं मिला, कभी मिला भी नहीं। आपको ये खबर, आपने जैसा वो बता रहे हैं आप तबलीग पे गए हुए थे, खबर कैसे मिली? तकरीबन 11:30 बजे मेरे को खबर मिली, मेरे भांजे मेरे को फ़ोन किया जफर अली ने कि खानका का आप कहाँ पर हो? मैं बोला बेटा मैं मरकज़ पे हूँ। क्यों बेटा क्या हो गया? आप आ जाओ खानका, आप आ जाओ। मैं बोला बेटा क्या हो गया, क्या मसला है? मैंने बोला आप आ जाओ ना। मैं क्या बोला आप आ जाओ? मैंने बोला घर में मसला हुआ है, घर में लड़ाई हुई है, बदादा को और कुल्ला खान को यानी गोली लगा हुआ है उसमें। बोला क्या मसला, मैं क्या करूँ? तो फिर मैं इसमें बैठा हुआ, तो फिर मैंने भाई का फ़ोन आ गया हाजी इकबाल साहब का। तो मैंने कहा फिर आया हाजी साहब क्या हो गया? तो मेरा बोला आप बेटा आप तसल्ली करोगे? मैंने बोला मसला क्या होगा, मैं तुझे तसल्ली करोगे? तो उसने बेटा कि भाई दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या आखिरी बात क्या हुई? हम लोग हाल पे गए थे, शादी के दोस्त का शादी था, वहाँ पर गए थे। बोल रहे बेटा तेरे शादी भी यहाँ पर करूँगा। बोले तुझे क्या वजह है? मैं तेरे यही करूँगा, यहाँ पर शादी करूँगा तेरा। मैंने बोला सही है। मेरे लिए वो चाचा ने बल्कि बाप से भी बढ़ कर थे। पराठा मेरे लिए माँ के आगे मेज़ पे रखा, तब इसमें मैंने आवाज़ सुनी, दादा की आवाज़ सुनी बाहर कि चीख रहा है, क्या हुआ है? तब मैं नीचे जैसे आया, तो जब माँ जैसे पहुँचे तो कि ये वाक़या हुआ है। इतना टाइम नहीं गुजरा, 7 या 8 मिनट गुजरे थे बीच में मेरे उसकी बात होने में कि आप लोग जाओ मैं आ रहा हूँ। मेरे से कितना बोला था, वो लोग तो मुझे ऐसे ही चले गए। हमारे बाप से बनकर थे, वो हमारे बाप थे, हम अभी यतीम हो गया। और मेरे को बोलते थे घर में कि बेटा ज़्यादा बाहर नहीं जाओ, रात में ज़्यादा दूर नहीं जाओ, हालात आजकल बहुत ख़राब है कराची का, किसी के साथ कुछ भी नहीं कहोगे, किसी को कुछ भी नहीं बोलेगे, बंदा आ जाएगा मार देगा। हमारा को पता था तो हम उधर चले जाते, अपने आप को मरवाते, लेकिन मेरा बाप चले गया। रियाज भाई था, ये भाई नहीं था, मेरा दोस्त था। दोस्त होते हर बात में मेरे साथ शेयर करते, मैं अपने हर बात मेरे साथ शेयर करता था। हमें भाई वाला ताल्लुक नहीं था, हमें दोस्तों वाला ताल्लुक था। और इब्राहिम भाई तो हमारे बाप की जगह थे। मुझे जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी, मुझे कोई मशवरा करना होता तो मैं अपने बड़े भाई इब्राहिम भाई से करता था। मेरे बड़े थे, मेरा कमर टूट चुका है, अब सबसे मेरे ऊपर आ चुकी है। मुझे ना देते ऐसे भाइयों पे जो शहीद हुआ है, मुझे फ़ख्र है ऐसे भाई पे जो शहीद हुआ है। इतने गैरत की ज़िंदगी गुजारी, किसी के हाथ ना हाथ जुड़ फैलाया है और ना किसी का मोहताज रहा है। दीगर भाई और भतीजे कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से तो किसी हुक्मरान से उम्मीद नहीं, इंसाफ अल्लाह देगा। क्या यहाँ पर इंसाफ मिल सकता है किसी को? यार इंसाफ तो अल्लाह ही देगा, यहाँ से हम कितने उम्मीद रखें? इस घर की कहानी भी पिछली कहानी से मुख्तलिफ नहीं। यहाँ 1 साल कबल नामालूम अफराद ने एक भाई को कत्ल किया और फिर कुछ रोज कबल दूसरे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। अब इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए मां सिवाय इंसाफ के। शहीद मंजूर अहमद ये नौजवान था जिसको दिन दहाड़े गोलियां मार दी और उसी तरह ना पता चल सका कि कौन है, और वही एक खबर, वही टीवी चैनल का एक टिकर कि नामालूम अफराद की फायरिंग से मंजूर अहमद शहीद हो गया। उनकी फैमिली पर उसके जाने के बाद क्या गुजर रही है। और एक और जो काबिल ज़िक्र बात है, मैं आपको बताता चलूँ कि इन्हीं के भाई को 2 साल कबल भी इसी तरह से अगवा किया गया था और उसके बाद 3 माह बाद उसकी लाश मिली थी और दर धक्के खाने पड़े थे इन्हें सिर्फ उसकी लाश की तलाश के लिए, और बिल आखिर एक कब्र मिली और इन्हें पता चला कि इनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। और अब एक बार फिर इन पर कयामत टूटी और उनके एक और बेटे को शहीद कर दिया गया। उनके वालिद, उनके भाई और उनके चचा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
यकीनन एक जवान बेटे की मौत के बाद आप पर जो गुजर रही होगी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कैसे हुआ, वो घर से किस वक्त निकला और क्या आखिरी बात क्या हुई थी फ़ोन पर? मेरे से फ़ोन पर बात नहीं हुई। जब मेरे से निकला सुबह मैं काम पे निकला, एक घर पे सोया हुआ था। जब मैं काम से आया था 1 बजे घर से निकला हुआ था और 7 बजे था जो इसका दोस्त मेरे पास आया, बोला मंजूर कहाँ है। मैंने बोला मंजूर बाहर होगा, कहीं होगा। जब वहाँ वो मेरे को बताया था कि मंजूर शहीद अब्बासी अस्पताल में है। मैंने बोला क्यों? बोला वहाँ गोली लगी। थाने में गया, मुबीना टाउन थाने में गया, वहाँ से पता चला कि इसको गोली लगी हुई है। फिर शहीद अब्बासी अस्पताल ले गया। तो वहाँ जब हम गया, इसके उस वक्त रास्ते में इसने दम तोड़ दिया, उसकी गोली सर पे लगी हुई थी। शहीद अब्बासी अस्पताल में मेरे को इसका लाश मिला। मेरा 3 बिटिया है, 4 बिटिया है, लेकिन एक शादीशुदा है, 3 बिटिया फवारी मेरे घर पे, एक छोटी 2 बड़ी है। और ये मेरा ये सारा बेटा रह गया था, यही छोटा, बस और कुछ नहीं हमारा। पुलिस बता रहा था कि हम लोग इसको जल्दी से जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई मसला नहीं आया। और ये था एतराफ़ कर रहा है, जो मैं देख लेता हूँ कि क्या कर लेगा, आगे से क्या कर लेगा, लेकिन मेरे बेटे के लिए तो कुछ भी नहीं किया, इस बेटे के लिए क्या कर लेगा। उस वक्त भी मेरे साथ ये मीडिया वाला आया जो इन लोगों ने एक्शन लिया, और अब भी ये मीडिया वाला मेरे पास आया, तो पता नहीं कि इन लोग एक्शन लेगा नहीं लेगा, किसी को पकड़ लेगा, क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा। आपका जो पहले बेटा शहीद हुआ था तब भी जाग टीवी ने आपसे ताउन किया था, तो कातिल पकड़ा भी गया था, उसको सज़ा हुई? अभी तक कोई सज़ा नहीं हुआ, अभी तक पेशी भी नहीं हुआ। क्या पुलिस का भी इसमें कसूर है जो सज़ा नहीं दिलवाती मुजरिमों को और उनका साथ देती? मैं पुलिस का कसूरवार नहीं समझ सकता। पुलिस वाला भी नौकरी कर रहा है, वो मजबूरन से उसको अगर वो पकड़ लेगा तो दूसरा फ़ोन आ जाएगा, उसको छोड़ देता है। आज पकड़ लिया, कल परसों छोड़ देगा। किस वजह से तो पता नहीं चल रहा है, कौन है, कहाँ से क्या, किधर आया किधर गया। कितना बंदे को इतने सालों से सज़ा हुई, आज तक किसी को सज़ा हुई? किसी ने देखा किसी को सज़ा हुई? उसका इंसाफ किससे मैं मांगूं, किसके पास जाऊं, किसके साथ मैं मिलाऊं, किसको बोलूं कि भाई मेरे बेटे को ऐसे? सब यही मेरे को बोले अफसोस हुआ भाई तेरे बेटे की शहीद है, अफसोस हुआ और अफसोस के बगैर मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल तड़कता है। भाई एक बाप हो, कब तक मैं बर्दाश्त करता रहूं? इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। मेरे भी दिल में खून बह रहा है, मेरे भी दिल है, मेरे दिल में दाग रह गया था। 2 जवान बेटा है, एक 24 साल का, एक 23 साल का। ये दोनों जवान मेरे घर से चला गया और ये मेरा छोटा बेटा मेरे लिए रह गया। मैं किसके सहारे जीऊं? बिल्कुल आपके जज्बात मैंने सुने। हर कत्ल का एक चश्मदीद गवाह होता है, यानी शायद होता है। क्या इस बार भी सब ने, किसी ने कुछ नहीं देखा? कुछ नहीं देखा। सब ये बता रहा है कि जा रहा था मोटरसाइकिल पे, दूसरा मोटरसाइकिल पीछे से आया, उस पे 2 बंदे सवार थे, इसके बेजे पे गोली मार दिया, वो निकल गया और ये उधर ही गिर रहा था, लेकिन अंधेरा था, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सब ये बता रहे। इस वक्त मेरे साथ मंजूर के छोटे भाई मौजूद हैं और 2 भाइयों के बाद सिर्फ ये आखिरी भाई बचे हैं और उन दरिंदे सफाक कातिल शायद देख रहे हों। ये देखें, ये एक छोटा भाई बचा है कि अब इसे भी मारना है। 2 भाई मार दिए और शायद एक बाप को तोड़ दिया, उसके सब्र को तोड़ दिया। पहले बेटे की मौत के बाद तो शायद उसने कुछ सब्र किया, लेकिन अब वो बाप भी टूट गया है। इस बच्चे से बात करेंगे। क्या हुआ था भाई के साथ? गोली लगी थी। किसने मारी? पता नहीं। और बड़े भाई के साथ क्या हुआ? वो अगवा किया था। कौन लोग कर रहे हैं ये सब? दहशतगर्द। तो मंजूर भाई से आखिरी बात क्या हुई? और आखिर बार में वो सुबह चला गया था, फिर बाइक में 7 बजे मेरे अब्बू का फ़ोन आया, उसको मार दिया था। पहले को नहीं इंसाफ दिया बेटे की मौत का, कौन करेगा? ये तो अल्लाह जाने के कौन करेगा या कौन पकड़ेगा उसको। भाई पहले का तो नहीं पकड़ा हुआ है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा है? जब पाकिस्तान में सज़ा ना हो तो फिर उसका कातिल को पकड़ने का क्या फ़ायदा? दिन ब दिन ज़्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा भाई। निशाने इबरत बनाया जाए इन लोगों को सबके लिए, लटका कर। एक 20 फांसी सरेआम नहीं होती। अभी मेरे पहले वाले भाई के जो मुलजिम पकड़े गए, अभी तक उसकी सुनवाई भी नहीं हुई। 1.5 साल केस पे केस, तारीख पे तारीख चलाए जा रहे हैं ये लोग। मंजूर से आपकी आखिरी मेरी अम्मी की अपील है कि उसको मेरे सामने फांसी दी जाए, मगर कोई नहीं सुनता, बस भगाए जा रहे। मेरे अब्बू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते जाए।
पहले उसको जब पहले वाले भाई को मारा है, उसके चक्कर में पूरा साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसके दिल ख़त्म हो गया। अब तो उसकी कमर भी टूट गई है। बस जो पकड़े जा रहे हैं उसको ऐसी सज़ा दे कि दूसरा जो है ऐसे कामों से 10 दफ़ा सोचे इस तरह किसी जवान को मारने से पहले। उनको बस 10-5 हज़ार के लिए, कुछ पैसों के लिए इंसानी जान। ये तो अभी मैंने कि जो लोग आए ना शाहिदीन थे वो मेरे भाई को उठाने से ही घबरा रहे थे। कह रहे आधा घंटा मेरा भाई सड़क पे तड़प रहा था। इसी पुलिस की वजह से कोई नहीं उठा पाया उसको, और हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का वेट करना पड़ा। कोई एक नहीं था कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। पटेल हॉस्पिटल 2 मिनट के रास्ते पे जहां मेरे भाई को मारा गया था, वहाँ पहुंचने में 1 घंटा लगा है। बस ये कौम भी हम बेहस हो चुके हैं। जाहिर है किसी में कोई एहसास नहीं है किसी दूसरे इंसान की तकलीफ को समझने की, कोई अभी किसी में कोई जज्बात नहीं रहे। मेरे मर्द ने सरेआम ललकारा है हर चीज़ को, भरे रोडों पे मैंने शेर को दहाड़ते हुए सुना है, और मुझे फ़ख्र है अपने मर्द पे, चाहे वो आज हम में नहीं है मगर कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर है। सफेद कॉटन की कमीज, एक हाथ में सिगरेट का पैकेट और दूसरे हाथ में 9mm पिस्टल। ये हैं शहीद एसपी चौधरी असलम। 1984 में सिंध रिजर्व पुलिस में सब इंस्पेक्टर की हैसियत से भर्ती होने वाले इस पुलिस ऑफिसर ने एक हीरो जैसी जिंदगी गुजारी। 1992 के कराची ऑपरेशन में चौधरी असलम ने अहम किरदार अदा किया। अंडरवर्ल्ड डॉन शुएब खान को पकड़ने वाला कोई और नहीं, कराची पुलिस के सुल्तान राही कहलाए जाने वाले यही चौधरी असलम थे। लियारी के गैंगस्टर अब्दुल रहमान बलोच को गिरफ्तार करके कायदे आजम पुलिस मेडल अवार्ड याफ्ता चौधरी असलम ने गैंग वॉर की कमर तोड़ दी। नवंबर 2010 में उनके सीआईडी के दफ्तर को बम से उड़ा दिया गया। 19 सितंबर 2011 को चौधरी असलम की रिहाइशगाह को बम से उड़ा दिया गया। चौधरी असलम ने उस वक्त दहशतगर्दों को खुलेआम ललकारा था। वैसे जिनको देना चाहता हूँ कि इनकी नस्लें भी आप याद रखेंगी। मुझे चौधरी असलम बोलते हैं, मैं आपके चैनलों से बार बार ये कह रहा हूँ कि इनकी नस्लें आप याद रखेंगी कि मैं इनके साथ क्या करूँगा। कराची पुलिस के बहादुर अफसर चौधरी असलम, जिन्हें कौन नहीं जानता, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। मैंने इतने सब्र तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करते कभी किसी औरत को नहीं देखा। इस वक्त मौजूद हैं कराची पुलिस के सबसे बहादुर अफसर चौधरी असलम की बेवा के साथ। चौधरी असलम वो नाम जिन्हें कौन नहीं जानता, अब वो हम में नहीं हैं, लेकिन उनके कारनामे, उनके किस्से आज भी हमारे दरमियान हैं और उनकी बेवा के साथ हम मौजूद हैं। कुछ वजूहात की बिना पर हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उनसे जानेंगे कि चौधरी असलम जो बाहर एक शेर के तौर पर पहचाना जाता था, वो घर में कैसे थे, किस तरह से बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप था, किस तरह से अपनी बीवी के साथ उनका रिलेशनशिप था, बहसीयत इंसान चौधरी असलम कैसा था। एक अफसर के तौर पर तो उन्हें सब जानते थे, लेकिन आज हम उनसे वो बातें करेंगे कि चौधरी असलम बहसीयत इंसान कैसे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी असलम बेशक एक शेर था, एक दबंग अफसर था, बाहर उन्हें सब जानते थे, घर में चौधरी असलम कैसे? घर में तो वो टोटली एक फ़कीर इंसान की तरह थे। अपने बच्चों से बेहद प्यार था, बल्कि मुझसे मेरे बच्चे कम प्यार करते हैं। चौधरी साहब से बहुत दिल लगी थी कि वो सारी रात बैठ के उनका वेट भी करते थे और सुबह स्कूल भी जाते थे उसके बावजूद। लेकिन चौधरी असलम तो रातों को बाहर रहते थे, तो क्या बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता तो पूरी रात जागते थे कि बाप आएगा तो हम सोएंगे? जब वो कॉल कर देते थे कि मैं आ रहा हूँ, मेरे बच्चों को जगा दो, सारे बच्चों को वो रात के कभी 4-5 कभी सुबह 6 मिल लेते थे या स्कूल जाने से पहले। कभी आपकी उनकी शहादत से कुछ दिन पहले लड़ाई हुई, कोई बात हुई? लड़ाई तो नहीं कह सकते, बल्कि एक बात हुई थी मेरी उनसे। वो उनकी अपनी उस पर थी कि आप सिक्योरिटी अपनी सही रखें, गाड़ी बुलेट प्रूफ ले लें, आपको ख़तरात बहुत हैं। उनकी गाड़ी कहाँ थी जो असल में वो गाड़ी यूज़ कर रहे थे? वो गाड़ी मैकेनिक के पास गई है।
मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मुझे दुबई में ख़बर आई कि मेरे एक गनमैन ने दी, आप पाकिस्तान जल्दी आएँ, भाभी साहब को ख़तरा बहुत है, आप आके कंट्रोल करें क्योंकि साहब के पास गाड़ी भी मौजूद नहीं है। तो आपने चौधरी असलम साहब को इन खतरात से आगाह किया कि गाड़ी ले लो अभी इस गाड़ी? वो अजीब ही इंसान था दुनिया का, जिसने कभी घर में आकर कभी कोई परेशानी का इजहार ही नहीं किया। उन्हें कोई डर खौफ नहीं था? मैंने पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा, नहीं। उनकी एक ही बात थी, जो ज़िंदगी की रात मेरी कब्र में है वो दुनिया में नहीं होगी, और जो जब मैं दुनिया में रहूँगा तो मुझे मार कोई नहीं सकता, ये सिर्फ खुदा का काम है, इंसानों का नहीं है। ज़िंदगी का जो साथ था उसका शायद मेरे रब ने इतना ही लिखा मेरे साथ। बड़ी इज्जत से गया है और बड़े पीक पे काम किया और बड़े पीक पे ही जोबन से गया। कभी कभी तो देखो इंसानों के ग्राफ नीचे आ जाते हैं, वर्किंग स्लो होती है, हर चीज़ भी रुक सकती है। अरूज को जवाल है, जवाल को अरूज है, मगर अल्लाह ने उसके अरूज पे रख के उसको अरूज से लेकर गया। चौधरी असलम के जाने के बाद अब यकीनन आपके घर में खला पैदा हो गया। आपने अपने बच्चों को किस तरह से समझाया, क्योंकि जितनी सब्र वाली आप हैं, मैं उनकी शहादत के दिन से आपको देख रहा हूँ, जिस तरह से आपने मीडिया का सामना किया और आपने यही सब्र क्या अपने बच्चों को भी दिया। माशाल्लाह मेरे बच्चे एक नहीं, जो सबसे छोटा बेटा है वो तो दीवाना अपने पापा का, उसको आधी रात मुझे हौसला देना होता है अभी भी, क्योंकि जब वो मेरे पास बेड पे आता है तो कुछ गर्म आंसू उसके तकिए को गीला कर देते हैं। उस वक्त मैं थोड़ी सी बेचैन होती हूँ, फिर मैं उसको इधर उधर ख्यालात को तब्दील कर लेती हूँ। आपसे पूछा बाबा को किसने मारा? उनको पता है, उनको अंदाज़ा है कि उनको अपने बाप के दुश्मनों का पता है, क्योंकि चौधरी खुद डील करते भी रहे कि तुम लोगों का पापा एक दिन रोड पे मारा जाएगा, अन करीब शहीद हो जाएगा। 31 को उसने अपने आखिरी बच्चे से कहा है, जो मुझे छोटे बेटे सबसे दरअसल उसको अपने आखिरी बेटे में अपनी छवि मिलती है, बहुत ज़्यादा दीवानगी थी। एक हटाओ तो दूसरा चौधरी, अदा में, बात में, अंदाज में। क्या खास था दोनों में? दोनों ही खास हैं, दोनों ही यकीनन दोनों खास हैं, लेकिन कौन सी आदत मिलती है जो आप कह रही हो चौधरी थे? इंशाल्लाह जिस दिन पुलिस में भर्ती हुआ तो उस दिन सारी अदा मिलेगी। एक कराची को पता चल जाएगा कि और चौधरी असलम आ गया। डुप्लीकेट और ब्लड किसका है रगों में, ये भी तो देखिए ना। जो झुका कभी नहीं है उसी का ब्लड रंग लाएगा। चौधरी असलम साहब, आपने जैसा कि बताया केयर फ्री आदमी, तो उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, उन्होंने 31 तारीख को बता दिया कि मैं शहीद हो जाऊँगा। हमें अन करीब हाँ सड़क पर किसी वक्त भी मुझ पर कोई भी हमला हो सकता है। मेरे बच्चों होशियार हो जाओ, ज़माना बहुत फास्ट है, आप ज़माने से बहुत पीछे हो, आप भोले हो, आप अक्लमंद हो जाओ। कभी कभार ऐसी बातें वैसे भी करते थे, मदीना में भी की उन्होंने। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि मदीना में आज से 2 साल पहले कि मुझ पे अटैक होगा। मैंने कहा नहीं, आप पे नहीं होगा, हमारे घर पे अटैक होगा। 18 अगस्त को मैंने कहा और 19 सितंबर को अटैक मेरे घर पे हुआ था। चौधरी साहब, अगर आप लोग सब लोग ये कहते हो कि बीवी से डरते हैं, चौधरी साहब मेरी बातों को कुछ स्पेशल लेते हैं और वो चीज़ें हक सच बनती हैं। ये तासुर मिलता है कि चौधरी साहब बाहर तो शेर थे, घर में नहीं थे। बस सही थे, घर में भी अच्छे थे। कभी कभार साल में एक दफ़ा उनको भी गुस्सा आता है, मगर मेरे सामने वो कभी भी नहीं, घर से स्लो को हैंडल करना आता था कि चौधरी असलम चौधरी को। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, और यकीनन आपसे मिलके मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से आप उन्हें यहाँ तक कुर्बानियाँ भी होती हैं, हैंडल करने का तरीका भी होता है। और औरत जब मर्द इतनी पीक पे काम कर रहा हो, उसको खुशी और फ़ख्र भी है कि जो चीज़ें उसको मिली विरसे में, वो किस पुलिस अफसर को मिली या किस और को मिली, आप मुझे ये बताएंगे क्या? कोई शक नहीं। तो मेरा हौसला तो मुझे जाते जाते चौधरी रूह दे गया तुमने। मेरे हौसले आज भी बुलंद हैं। सिर्फ तमाम आवाम से एक दरख्वास्त करूंगी कि मेरे हौसले और हिम्मत के लिए दुआ जारी रखें, क्योंकि मैं चौधरी की नस्ल को पालूंगी। ऐसा सा मेरे पास है। 2 शेर और आएंगे कराची, 3 शेर और आएंगे कराची पुलिस में। जी 3 है। और अगर वो कुछ और बनना चाहें बच्चे, या उनके दिमाग में ये फिट है कि हमें बाप की जगह, आप उनका चेहरा हटा के उनसे सवाल कर सकते हैं, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। अभी मैंने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, जो बाप की 2-4 बातें उनके जहन में फिक्स हैं वो उसके मुताबिक हैं। उन्होंने कहा हम एक शादी नहीं करेंगे मामा, कि बीवी कभी रोए नहीं और बच्चे कभी तड़पे नहीं। ऐसी तरबियत की चौधरी असलम ने और आपने। टफ। बच्चों को अंदाज़ा है कि किस तरह की ज़िंदगी हमने जीनी है और क्या हमारा मिशन है, वो उनको बता दिया था। चौधरी असलम ने आपसे लास्ट बात क्या की थी? 2 मिनट पहले ब्लास्ट से एक कॉल किया था
कि आप ऐसा करें, रात में मुझे किसी और जगह, हम जगह बहुत बदलते रहे ज़िंदगी में, कि आज रात मुझे किसी और जगह से पे आकर मिलें। मैंने कहा नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हम कल आएंगे। तो कहने लगे बस आपका भी अल्लाह हाफिज़ और चौधरी का भी गुड बाय, आप भी खुश रहें। आपने कहा आपको किसी ने इत्तला दिया, आप दुबई से यहाँ आई, आपने उनको ये समझाया कि जिस गाड़ी में वो सफ़र कर रहे हैं? 3 दिन लगातार मेरा समझाना था, 3 दिन जाग कर बैठ कर बात सुनते थे, तो उनको क्यों समझ नहीं आई कि बात सुने? जब हुक्म खुदा का हो तो बंदा क्या कर सकता है। लेकिन आपने अपने तय कोशिश, इंसान कोशिश करता है, बचाने वाला ऊपर है। ये 11वां हमला है उसकी लाइफ का। इससे पहले ना कोई गाड़ियाँ थी बुलेट प्रूफ, ना कोई कुछ था, नॉर्मल बंदे की तरह चलते रहे। क्या हुआ? बचते गए। गाड़ी को सुना उनका कोई दोस्त था, उन्होंने दी थी। अगर आप दोस्त का नाम शेयर करना चाहें? नहीं, मुझे नाम का नहीं पता उनके, अभी नहीं। शायद वो भी आज अपने अंदर गिल्टी फीलिंग कर रहे हो सकता है कि ठीक करने के लिए काश वो उस वक्त टाइम गाड़ी ना लेते। मगर बात सुने, जो बात खुदा ने तय कर दी उसको कौन इंसान मिटा सका है। वो दोस्त उसके बाद आए आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं अफसोस करने आए अभी तक। कोई फ़ोन कॉल? नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी फैमिली की कोई फ़ोन कॉल? नहीं, उनकी फैमिली भी नहीं आई। आपको कोई शक? दुख तो हुआ होगा, उनका तो गहरा दोस्त है, क्यों नहीं दुख हुआ होगा। ये तो दोस्त था वो उनका? गहरा ही दोस्त था। कितने साल से? ये टाइम पीरियड तो मुझे नहीं मालूम, शायद 10 साल का तो होगा। मैं हैरान हूँ कि एक 10 साल पुराना दोस्त कि अपने दोस्त के मरने पर ना आए। हो सकता है उसको कोई काम हो, बिजी हो, मैं क्या कह सकती हूँ। दोस्त का अपना ज़मीर हो। मैं आज भी अपने ज़मीर की अदालत में हूँ। जब मेरे घर में ब्लास्ट हुआ उस वक्त मेरी कंप्लीट फैमिली विद मेरी अम्मी माँ भी मौजूद थी, मेरे मुलाजम भी थे। किसी को तो कुछ ना हुआ, सिर्फ शहीद हुए मेरे गनमैन और एक कुक शहीद हुआ था। उस वक्त भी तो मेरे खुदा ने बचाया था। उस वक्त कौन सा बम प्रूफ घर था या बुलेट प्रूफ गाड़ी थी या क्या था, मेरे पास कुछ भी तो नहीं था। चौधरी असलम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे या आप ही ये फरार? नहीं, चौधरी साहब को भेज के मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। और आज जो लोग मेरा जज्बा और हिम्मत देख रहे हैं, मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं। मैंने चौधरी पे ज़िंदगी में कभी कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं है, अपने ऊपर ली है कि मेरी वजह से अगर चौधरी को कुछ हो जाए, ये हो नहीं सकता कि मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ऐसी बीवी नहीं थी जो बार बार अपने शौहर को फ़ोन करो कितने बजे आओगी। नहीं मेरे शौहर ने रात को नहीं आना, 2 दिन नहीं आना, 10 दिन नहीं आना, 1 हफ्ता नहीं आना और 18 दिन भी नहीं आना। कभी हुआ कि 18 दिन और हफ्ता भी होते? जी 94 में ऐसा ही था, 18 दिन। मेरी पहली बेटी उस वक्त टोटल 2 मंथ्स की थी मेरी गोद में। और चौधरी साहब घर में थे? चौधरी साहब और 1 हफ्ता 10 दिन और 18 दिन नॉर्मल टाइम है उनका। हम पहले से तना थे, क्या हुआ दुश्मनों ने और तना कर दिया हमें। क्या बात की आपने कि आप पहले से तना थे और दुश्मनों और तना कर दिया? एक साया था मौजूद, चलो कोई बात नहीं, बारिश होगी भी तो कोई बात नहीं है, बरस में 2 बारिश का इंतजार। बच्चों किस तरह से पाल गए? क्या आप चौधरी असलम आपने अपनी गुफ्तगू में क्या वो रूह आपके अंदर आ गई है? शायद खुदा ताकत देता है ना बंदे को, जब उसका हस्बैंड लेता है तो अल्लाह मियाँ उस औरत को बहुत ताकत भी देता है, क्योंकि शहीद खुदा से दरख्वास्त तो करता होगा, जिंदा तो शहीद है ना, हमें नहीं मिलते, ये और बात है। तो और मैं जब भी कब्रिस्तान जाती हूँ, मैं हमेशा उसकी कब्र पे हाथ रख के दुआ मांग कर आती हूँ कि असलम तुम ये जानते हो, तुम अपनी जो तुम्हारी ताकत है वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ये तुम शहीद हो, क्योंकि तुम्हारी बात खुदा कभी रद्द नहीं करेगा, शहीद की बात को कभी रद्द नहीं कर सकता। आपके और बच्चों के हवाले से क्या कहकर गए थे चौधरी से? और ज़रूर कहा होगा कि बच्चों के हवाले से जो उन्होंने कहा है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी, अगर हर वक्त मुझे कुछ हो गया, उनकी एजुकेशन, उनको घर देना, सारा कुछ वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टेट को अंदाज़ा है या एहसास है? होगा, बात चल रही है। बात चल रही है। इससे पहले मैं कुछ नहीं कहूँगी, जब मुझे ऐसा मोड़ आया तो सबको पता चल जाएगा। ये बातें छुपती थोड़ी हैं, गवर्नमेंट काम करेगी ये बात भी नहीं छुपेगी, नहीं करेगी तो भी नहीं छुपती। कितने हुकूमती नुमाइंदे, वज़ीर आला, गवर्नर, कौन आया? सब ही आए, सब आए, नवाज शरीफ साहब नहीं आए। शायद कि मैं लाहौर में नहीं हूँ, कराची में। चौधरी असलम डेंगू से नहीं गए, बेड पे गिला है वज़ीर आज़म से, बेड पे नहीं मरे, वो इस मुल्क की क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कराची?
कराची अगर हिस्सा नहीं है तो फिर मुझे अफसोस भी नहीं है। हैरत अंगेज बात ये हुई कि चौधरी असलम साहब वाहिद पुलिस अफसर हैं जिनके मरने के ऊपर आर्मी ने एक बयान जारी किया। ISPR जैसे दिया तो चौधरी में वो क्वालिटी होगी तो दिया होगा ना, बात तो मेरे मर्द की है, क्वालिटियाँ उसमें होंगी तो दिया होगा। कि आर्मी चीफ को भी तहसीन पेश करना पड़ा, तो वज़ीर आज़म चल कर नहीं आए, ये आपको दुख है? तो उनको आना चाहिए था, उनका एहसास था। अब आप लोग भी हालात देख रहे हो, हम लोग भी हालात को फेस कर रहे हैं। चौधरी के जाने के बाद क्या है, मेरे लिए तो नहीं है चौधरी। यकीनन आप तन्हाइयों में याद करती होंगी। और मैं ज़्यादा तना रहती नहीं, मैं तो खुद महफिल को जमा देती हूँ जैसे चौधरी जमा लेता है। एक आखिरी पैगाम। अब ये बात है कि इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब आप इंतज़ार नहीं करते? मैं रात 20 साल रातें जागी हूँ चौधरी के लिए, ये चौधरी को पता है। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, अब उनके निभाने का टाइम आ गया। चौधरी असलम के कातिलों को अंजाम को कौन पहुँचाएगा? सिंध पुलिस। आप यही चाहती हैं आपके तीनों बच्चे चौधरी असलम जैसे अफसर बने, और जो कुछ चौधरी असलम करते थे जिस तरह से हाथ। बात सुने, एक बात सुने, चौधरी असलम की एक वालदा थी, तो मैं भी एक माँ हूँ। वो माँ अजीम है, तो मैं बीवी अजीम हुई, तो माँ भी अजीम बनूंगी। एक आखिरी पैगाम। एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब मुझसे ये सवाल करते हैं तो ये क्यों लोग भूल जाते हैं कि मौत तो हर घर में आनी है, चाहे वो दहशतगर्द हो, हम में हो, आप में हो, कोई भी हो। लाजवाल सिर्फ खुदा है, इंसान नहीं है। ये गलत बात है। हम सोचेंगे नहीं हमारे बच्चों ने ज़िंदा रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसा नहीं होगा। चौधरी ने ऐसा किया, उसके बच्चे ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। मौत तो बरहक आएगी, 7 दरवाज़ों के पीछे भी आएगी। दुनिया छोड़े जाओ, किसी भी मुल्क में जाओ, मौत लिखी है, वो लिखी है, आने में। पैगाम उन कातिलों के लिए, हुक्मरानों के लिए और इस कौम के लिए। कातिलों के लिए क्या, उनको खुद ही खौफ था, चौधरी को कभी खौफ ही नहीं हुआ। खौफजदा हमेशा दुनिया के 2 नंबर लोग होते हैं, इसलिए चौधरी को खौफजदा मैंने कभी नहीं देखा। स्पेशल उन लोगों के लिए पैगाम मैं देखा, एक मर्द से टकराए हो और छुप करवाया, और छुप कर किया। मेरे मर्द ने सरेआम ललकारा है हर चीज़ को, भरे रोडों पे मैंने शेर को धाड़ते हुए सुना है। तो मुझे फ़ख्र है अपने मर्द पे, चाहे वो आज हम में नहीं है मगर कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर है। और सिंध पुलिस और हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम है? एक बहादुर पुलिस अफसर की क्या पैगाम दूँ? सारे जो भी करें इस पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करें। गरीब लोग बहुत मरते हैं, अमीर तो रोटी खा ही लेगा, गरीबों का होना क्या है ये तो देखिए। चौधरी असलम की बेवा की गुफ्तगू सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक शेर दुनिया से चला गया, मगर इसके 3 बेटे पुलिस फोर्स में आने के लिए बेताब हैं। यकीनन मुस्तकबिल में हम एक और चौधरी असलम से जरूर मिलेंगे। जामे शहादत हासिल करी, दौरान ड्यूटी अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए। यही बात मेरे वालिद साहब मेरी वालिदा को कहते थे कि परेशान नहीं हो, जिस तरह मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं गया, मेरे बेटे भी तुझे छोड़ के नहीं जाए। जहां आम शहरियों की जिंदगियां महफूज नहीं, वहीं जिंदगियां बचाने वाले खुद नामालूम अफराद के निशाने पर हैं। इसलिए कराची शहर में बेअमनी की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस वालों पर डाल देना मुनासिब नहीं होगा। इस खानदान से मिलिए जिनके बहादुर सपूत ने फर्ज की राह में जान दे दी और उन्हें अपने बाप, बेटे और भाई की शहादत पर फख्र है। कराची शहर के हालात आपके सामने हैं, जहां आम शहरी आए रोज मर रहे हैं, वहीं फर्ज की राह में जान देने वाले पुलिस एहलकार, पुलिस अफसर भी हैं। हमने आपको चौधरी असलम की बेवा की गुफ्तगू सुनाई। इस वक्त हम एक पुलिस एहलकार के घर पर हैं जो कि फ़र्ज़ की राह में शहीद हो गया। लोग समझते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही और सब मलबा पुलिस पर गिरा दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले भी मर रहे हैं, पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं, और वो शहीद इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो आपके बड़े भाई थे? हाँ, ऐसा ही नहीं, मेहमद खान जो है मेरे बड़े भाई थे। जामे शहादत हासिल करी, दौरान ड्यूटी अपने फ़र्ज पर कुर्बान हो गए। कैसे पुलिस एहलकार थे? किस तरह कभी उन्होंने, उनका मूड होता था आज दिल नहीं कर रहा काम पे जाने का, या वो ऐसे बंदे थे कि नहीं भाई छुट्टी नहीं करनी?
68-27 साल में माशाल्लाह हर वक्त अपनी नौकरी पे ही जाते थे। कभी ना उन्होंने कोई गैरहाज़िरी करी, ना ही कोई जो है अपना छुट्टी वगैरह, क्योंकि वो अपने बस मोहब्बत करते थे अपनी नौकरी से। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि इस फ़र्ज़ की राह में कभी उनकी जान भी चली जाएगी? नहीं, ख्वाहिश तो हर आदमी शहादत की करता है, उनको भी ये ख्वाहिश थी और अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी करी। आप खुद एक पुलिस एहलकार हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं एक पुलिस वाले को, ये आप ज़रा लोगों को बताएं, क्योंकि लोग तो चाहे कोई लाश गिरे, मुल्ज़िमान ना पकड़े जाएं, सब मलबा पुलिस पर गिर जाता है। मैं इसलिए आपके दरमियान मौजूद हूँ कि मैं दिखा सकूँ लोगों को कि पुलिस वालों पर क्या बीतती है, उनकी फैमिलीज़ किन मुश्किल में होती है। नहीं, पुलिस वालों तो जो इस वक्त आप कराची शहर का भी हाल देख रहे हैं, तो इसमें जो जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो शहादत पा रहे हैं, ड्यूटी पे मौजूद हैं और जो है इस जंग में शामिल हैं तो शहादत पा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो है इससे शहादत पाते भी रहेंगे और इस मुल्क से, शहर से हम जो है दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन कायम करेंगे इंशाअल्लाह। काम से हटकर अगर मैं बात करूं, बहसियत नईम एक भाई कैसे थे, किस तरह का रिश्ता था, कैसे इंसान थे? नईम जो है मेरा भाई नहीं बल्कि हम पूरी फैमिली मेंबर का जो है बाप की हैसियत रखता था। हमारे बाप की तरह हमारे छोटे मेरे भाई हैं, मैं हूँ, हम पर तमाम वक्त अपनी तवज्जो रखी और शफ़क़त का हाथ रखा। माँ जी, मैं बिल्कुल अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इस उम्र में एक बेटे का गम, शायद अब मेरे पास सवाल ही नहीं है पूछने। मेरा बेटा गया अच्छा गाँव था घर से, और मुझे इत्तला मिली कि वो अपने फर्ज पे शहीद हो गया, और हमारे घर वाले सब सुन के उसकी पहुँचे अस्पतालों में बस, और वहाँ से उसकी शहादत का पता चला। माँ जी, पुलिस वाले तो इंसाफ दिलाते हैं लोगों को, पुलिस वाले को इंसाफ कौन दिलाएगा? अल्लाह दिलाएगा। रियासत, ये हुकूमत ये नहीं दिलाएगी, अल्लाह तो यकीनन दिलाएगा। वो किसी की तरफ तवज्जो देगा बड़ी है हुकूमत। माँ जी, कोई दाद रसी के लिए आया, कोई पुलिस वाला बड़ा आया, कोई मिला आपसे, किसी ने आके? अभी आ रहे हैं, ताजियत को आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं बच्चों के बाद बातों पे जा रहे हैं। आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको ये खबर मिली? मैं उस वक्त लांडी 2 नंबर पे था और आधे घंटे पहले ही मैं अपने वालिद साहब को खाना देकर आया था। अच्छा, आप खुद खाना देने जाते थे रोज़ाना? जब से यहाँ वालिद साहब इस पॉइंट पर आए थे तो रोज़ाना गर्म खाना बनाकर मैं ईशा की नमाज़ के बाद या ईशा की नमाज़ से पहले ख़ुद खाना देकर आया करता था उन्हें। उस दिन भी उन्हें खाना देकर आया हूँ। उन्होंने मुझे फल लेकर दिए हैं, बोला बेटा ये घर ले जाओ, मैं रात में आकर खाऊँगा। मैं गाड़ी पे आके बैठा हूँ बाइक पर, हारन दे के मुझे दोबारा बुलाया है, कोई काम उन्होंने किसी को दिया था, बोला बेटा मैं फुला बंदे को वो काम देकर आया हूँ, उससे नंबर ले लेना और मुझे SMS कर देना। ये मेरी आखिरी वालिद साहब से गुफ्तगू है। कौन सी बात ऐसी है जो आपको उनकी याद आती है, जो आपके दिमाग में रह गई और वो आपको अक्सर समझाते हैं? वो अपनी मेरी दादी से मेरे दादा ने एक बात कही थी इंतकाल के वक्त कि मेरे बेटे तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, और यही बात मेरे वालिद साहब मेरी वालिदा को कहते थे कि परेशान नहीं हो, जिस तरह मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं गया, मेरे बेटे भी तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। इतनी अच्छी तरबियत की आपकी। आपके कितने बहन भाई हैं? और सर हम 5 बहन भाई हैं। कितनी बहनें, कितने भाई? 3 बहनें, 2 भाई हैं, छोटा भाई 8 साल का है। तुम्हारा और बाबा का रिलेशनशिप किस तरह का था? क्या अक्सर कभी दिल की बात वो तुमसे करते थे, या अक्सर बापों से डरते हैं लोग, नहीं खुल के बात करते, या तुम हर बात कर लेते थे? मेरे वालिद साहब के साथ मेरा सिर्फ इतना रिलेशनशिप था, हाँ बेटा असर की नमाज़ कहाँ पढ़ी, हाँ बेटा ईशा की नमाज़ कहाँ पढ़ी, बेटा इतने दिन हो गए मैंने तुम्हें कुरान पाक पढ़ते हुए नहीं देखा, कब से कुरान पाक नहीं पढ़ा, कितने कुरान पाक के तुम्हारे पास इसाले सवाब के लिए, लाओ मुझे दे दो। मेरे वालिद साहब से मेरी इस तरीके से बातें होती थी। आखिरी दिन वालिदा से जिस दिन शहीद हुए तो मैं बैठा हुआ था, वालिदा के सामने बातें कर रहे थे कि बस अब चंद महीने और ड्यूटी करूँगा, उसके बाद रिटायरमेंट लूँगा, पेंशन आती रहेगी, कुछ अपना चलाते रहेंगे, अपने बच्चे को मैंने पढ़ाना है, जब तक मैं कमा रहा हूँ मेरे बच्चे ने मुफ्ती कोर्स करना है। ये मेरा माँ जी, अल्लाह ने आपको इतना काबिल पोता दिया, एक काबिल बेटा दिया था, वो तो फ़र्ज़ की राह में शहीद हो गया, इतना काबिल बेटा दिया है, पोता दिया जो आपका इतना ख्याल कर रहा है। आप चाहेंगे कि ये पुलिस में ये भी जाए और इसी तरह काम करे? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं चाह रहा था, बाकी हम कह रहे कि अगर ये हो जाए तो अच्छा है, अपनी बाप की जगह इसको मिल जाए तो
इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जिंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में। ये थे नईम शहीद के अहले खाना जो कि फ़र्ज़ की राह में शहीद हो गए। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और आपने बखूबी अंदाज़ा कर लिया होगा कि एक पुलिस एहलकार जब शहीद होता है फ़र्ज़ की राह में तो उसकी फ़ैमिली पर क्या बीती है। और माशाल्लाह से बहुत ही सब्र वाली ये फ़ैमिली है और सब ये कह रहे हैं कि उनके वालिद, उनके भाई, उनका बेटा शहीद हुआ, इसलिए वो सब्र करेंगे और इसी तरह से हक़ की राह में लड़ते रहेंगे। अब मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना से जिसके छोटे छोटे बच्चे अब भी अपने बाप की राह तक रहे हैं। इनकी कफालत कौन करेगा, इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं, शायद रियासत के पास हो। फर्ज की राह में एक और पुलिस एहलकार ने जान दे दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ASI जावेद खान के घर पर, जिनकी 6 बेटियां हैं और उनका एक बेटा भी है। किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। उनके छोटे भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं और ये उनके बच्चे हैं, ये उनकी छोटी बेटी हैं, ये उनका एक ही बेटा है जो मेरे साथ मौजूद हैं। कौन कहता है कि पुलिस वालों के घर वाले नहीं होते, ये आप देख सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। उनके भाई से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस वक्त आपको ये खबर मिली उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं ड्यूटी पे था और जिस टाइम मुझे पता चला तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे एक क़यामत का मंज़र था, क्योंकि जिस तरीके से जितने भी शहदा थे वहाँ पे जिना हॉस्पिटल में, तो वो तो एक अल्फाज बयान नहीं हो सकते। बस यही है कि बस हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं और तमाम फोर्सेस एजेंसी से अपील करते हैं कि इस चीज़ को नोट किया जाए कि कब तक इस तरह के जनाजे कराची शहर में उठाए जाएंगे, इस शौदाओं को उठाया जाएगा। अब इन छोटे बच्चों को देखो कि उनके जाने के बाद इनका क्या हाल है, किस तरीके से इनकी सारी मामला चलेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट है। जावेद भाई की शहादत के बाद कितने अफसरान यहाँ पर आए और किसी ने आपको यकीन दहानी कराई कि उनके बच्चे हैं, उनकी कफालत की जाएगी और कोई श्योरिटी दी किसी ने? उसमें से एक अफसर आए थे, उनका नाम लांडी के अंदर ही बैठते हैं, TP ऑफिस के अंदर। तो वो आए थे, उन्होंने हमारे साथ हमदर्दी करी। उसके बाद उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करी और बल्कि उन्होंने मुझसे ये तक कहा कि हम आपके लिए जॉब के लिए, किसी भाई के जॉब के लिए भी उन्होंने मुझे कहा। 20-20 लाख का ऐलान हुआ था वज़ीर आला सिंध की जानिब से, वो क्या हुआ? उसके जो 20 लाख का ऐलान हुआ था अभी तक उसमें से कोई भी किसी ने आपसे हुकूमती नुमाइंदे, वज़ीर आला के नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया? कंपलसरी जो है अभी तक नहीं हुआ है। जो 2-4 दिन का ख़र्चा था, जिस तरीके से तफसीन का इस दौर में जो ख़र्चा है वो अपनी भी जेब से किया? वो सब हमने अपनी जेब से किया। जावेद भाई के काम की बात हुई, बहसीयत बड़े भाई वो कैसे थे, किस तरह का रिश्ता था, कैसे अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखा? वो भाई तो दोस्त कम थे, वो हमारे बाप थे, वो वालिद की जगह थे, क्योंकि वालिद साहब हमारे बीमार थे। तो वही सारी यानी कि तमाम पूरे घर की जिम्मेदारी जो उन्हीं के ऊपर थी। शहादत से पहले आखिरी राब्ता सुबह में या दिन में हुआ था आपका उनसे? मेरा उनसे जिस टाइम मैं ड्यूटी जा रहा था तो उस टाइम मेरा उनसे थोड़ा सा बात हुई थी और बस मैंने उनको हेलो हाई हुई और बस, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा ड्यूटी पे जाने का टाइम था, वो भी मसरूफियात थी, बच्चों को स्कूल से लाना था। ये थे जावेद खान के अहले खाना, उनकी गुफ्तगू सुनी। 6 बच्चे जिस बंदे के हों और वो दुनिया से चला जाए तो आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। हुकूमत से मेरी यही अपील है, इस फैमिली के तवासुत से अपील है कि कुछ ख्याल करें और इन बच्चों की कफालत का ज़िम्मा तो उठाएं। और वज़ीर आला सिंध साहब ने जो 20 लाख का ऐलान किया था, अभी तक तो 1 रुपये के लिए किसी ने रब्ता नहीं किया। इसलिए मैं आवाम के सामने के प्लेटफॉर्म से गुजारिश करूँगा कि खुदारा यहाँ पर आएँ और जो इनकी मदद बनती है वो करें। किसी के चले जाने का दर्द क्या होता है, इसका अंदाजा हम तब ही कर सकते हैं जब हम खुद इस दर्द को महसूस कर सकें। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर होती है और रियासत के लिए हालात जितने भी खराब क्यों ना हो, रियासत ही को इंसाफ देना है, चाहे इसके लिए सख्त से सख्त फैसले भी लेने पड़े।